ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में हम बहुत ही अद्भुत जानकारी आपको देने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि नक्षत्रों का एक्टिवेशन कैसे होता है। इसके साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में कौन कौन से नक्षत्र बैठे हुए हैं और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, आप अपनी जरूरत के अनुसार जब चाहें जिस भी नक्षत्र को एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको जो फॉर्मूला या जो कैलकुलेशन बताने वाला हूं, उससे आपको बार बार सॉफ्टवेयर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने कोई भी लगन कुंडली आएगी तो आप बहुत आसानी से जान लेंगे कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और हमें किस नक्षत्र को कब कैसे एक्टिवेट करना है। नक्षत्रों के एक्टिवेशन की पूरी विधि भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं, या आप किसी समस्या में चल रहे हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ, अपना फाइनेंस, अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी यदि आप जानना पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कुंडली विवेचन करवा सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष को सीखकर अपना, अपने परिवार के सदस्यों का और भी लोगों का मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिवाइन कॉम्बो कोर्स को भी ज्वाइन करके बहुत ही सुलझा हुआ ज्योतिष विज्ञान सीखकर अपनी मदद कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर सकते हैं और दूसरे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और यदि जो चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूं वो आपने सीख ली तो ज्योतिष का 25% हिस्सा आप कवर कर सकते हैं केवल इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ये देखना है कि जो 27 नक्षत्र होते हैं वो हमारी जन्म कुंडली के 12 भाव में किस तरह से आते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 27 को 4 से जब आप गुणा करेंगे तो टोटल आएगा 108। और दोस्तों, इसलिए हिंदू धर्म में जब भी किसी मंत्र के जाप की बात की जाती है तो कम से कम 108 बार मंत्र जाप के लिए बोला जाता है, ताकि सारे नक्षत्र उस मंत्र जाप में कवर हो जाएं। दूसरा तर्क दिया जाता है कि 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, जिनका टोटल भी 108 आता है, इसलिए भी 108 बार मंत्रों का जाप किया जाता है। लेकिन दोस्तों, वाकई में नक्षत्रों का और मंत्र जाप का बहुत गहरा रिलेशन है, इसलिए 27 नक्षत्र के, एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्र हैं, तो इनका टोटल जो 108 है, ये 108 बार जब हम मंत्र जाप करते हैं तो ये हर एक नक्षत्र के लिए पूर्ण हो जाता है। इसलिए जब भी मंत्र जाप करें तो कम से कम 108 बार मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि कौन सा नक्षत्र किस राशि में आता है और आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में वो आया हुआ है और उसको फिर किस तरह से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी नक्षत्र को एक्टिवेट कैसे करना है और शांत कैसे करना है, ये भी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, 12 राशियों में 27 नक्षत्रों को बिठालना है। तो ये कैसे संभव होगा? तो ये संभव होगा कि नक्षत्रों के जो 4 चरण हैं, 27 नक्षत्रों के 4 चरण हैं, यानी टोटल हो गया 108 चरण। तो 108 चरण को यदि हम 12 से भाग देते हैं तो आता है, संख्या आती है 9। तो यदि हम एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरणों को बिठालते हैं तो 12 राशि में पूरे 108 चरण नक्षत्रों के कवर हो सकते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में 27 नक्षत्रों के बारे में बताया था, उनके नाम बताए थे। हमेशा नक्षत्रों को क्रम से याद करना चाहिए। तो पहला नक्षत्र होता है अश्वनी नक्षत्र, दूसरा होता है भरणी, तीसरा होता है कृतिका, चौथा होता है रोहिणी, पांचवा होता है मृगशिरा, छठवां होता है आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य और 9वां आश्लेषा। इसी तरह से 27 नक्षत्रों को आपको क्रम से याद करना है। अब हमें क्या करना है
नक्षत्रों को क्रम से ही बैठालना है और कुंडली में राशियों के क्रम से ही बैठालना है। यानी पहली राशि जो है मेष राशि में पहला नक्षत्र बैठालना है। तो पहले नक्षत्र यानी अश्वनी के 4 चरण मेष राशि में आ जाएंगे। फिर भरणी के 4 चरण यानी भरणी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में आ जाएंगे। अब हो गए 8 नक्षत्र। अब हमें चूंकि एक राशि में केवल 9 चरण ही बैठालने हैं, तो हमें तीसरा जो नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र, उसका केवल 1 चरण लेना है मेष राशि में। तो इस तरह से मेष राशि में 9 चरण किन किन नक्षत्रों के हो गए? अश्वनी के हो गए 4 चरण, भरणी के हो गए 4 चरण और कृतिका का हो गया 1 चरण। तो 9 चरण हमने बैठाल दिए। यदि हम डिग्री वाइज बात करें तो नक्षत्र के 1 चरण की जो डिग्री होती है वो होती है 3.20 डिग्री। इसी तरह से 4 चरण में यानी एक नक्षत्र की जो डिग्री होगी वो होगी 13.20 डिग्री यानी 13.20 डिग्री। और चूंकि 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें नक्षत्रों के 9 चरण डिग्री वाइज राशि की डिग्री को पूरा करने के लिए भी बैठाने होते हैं, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है और नक्षत्र के 1 चरण का जो नाप है वो 3.20 डिग्री है। तो 30 डिग्री करने के लिए हमें 9 चरणों की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों मेष राशि में तो हमने ये 9 चरण बिठाल दिए नक्षत्रों के। अब हमारे पास अगला क्या तरीका है? दोस्तों नक्षत्रों के सीक्वेंस के साथ साथ हमें राशियों के सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है। हमने मेष राशि यानी पहले नंबर की राशि में 9 चरण लिए, जिसमें 4 अश्वनी के, 4 भरणी के और 1 कृतिका का। अब कृतिका के 3 चरण बचे, तो इन्हें हमें क्या करना है? इन 3 चरणों को हमें अगली राशि में ले जाना है। तो अगली राशि जो होती है वो होती है वृषभ राशि, जिसका 2 नंबर की राशि है। अंग्रेजी में हम इसको टॉरस बोलते हैं। तो वृषभ राशि में 2 नंबर की राशि में कृतिका के 3 चरण आ जाएंगे। कृतिका के बाद जो नक्षत्र आता है वो आता है रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण हमें वृष राशि में लेने हैं। अब टोटल हो गए 7 नक्षत्र। तो अब अगला जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, उसके 2 चरण हमें वृषभ राशि में लेने होंगे। तो मृगशिरा के 2 चरण हम वृषभ राशि में लेंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि में भी 3 नक्षत्र आ गए, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। मृगशिरा के 2 चरण हमने वृषभ राशि में लिए हैं। अब तीसरी राशि में आ जाइए, मिथुन राशि। तो जो मृगशिरा के 2 चरण बचे हुए थे वो हमें मिथुन राशि में सबसे पहले लेने हैं। तो मृगशिरा के 2 चरण और मृगशिरा के बाद आद्रा के 4 चरण। आद्रा के 4 चरण के बाद, क्योंकि 6 चरण हो चुके हैं, मृगशिरा के 2, आद्रा के 4, तो इसके बाद बचते हैं 3 चरण। तो आद्रा के बाद जो नक्षत्र आता है पुनर्वसु नक्षत्र, उसके 3 नक्षत्र हमें लेने हैं। तो इस तरह से मिथुन राशि में 3 नक्षत्र भी हो गए और 9 चरण हो गए। इसके बाद दोस्तों जब हम कर्क राशि में आगे बढ़ेंगे, तो चूंकि हम पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण ले चुके हैं, 1 चरण बाकी है, तो कर्क राशि में सबसे पहले हम पुनर्वसु का 1 चरण लेंगे। इसके बाद पुनर्वसु के बाद जो नक्षत्र आता है वो आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण हमें लेने हैं। अब कर्क राशि में हो गए 5 चरण और 2 नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र के बाद आश्लेषा नक्षत्र आता है, तो उसके 4 चरण भी हमें कर्क राशि में लेने हैं। तो इस तरह से कर्क राशि में भी 3 नक्षत्र और 9 चरण पूरे हो गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि में आश्लेषा के बाद जो नक्षत्र आता है वो होता है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के 4 चरण लेने हैं। पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण लेने हैं और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण लेना है। अब उत्तरा फाल्गुनी के 3 नक्षत्र जो बचे हुए हैं वो हमें अगली राशि में ले जाने हैं। तो कन्या राशि में हमें उत्तरा फाल्गुनी के 3 नक्षत्र लेने हैं। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी के बाद जो नक्षत्र आता है वो होता है हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र के 4 चरण हमें लेने हैं। टोटल हो गए 7 चरण। अभी कन्या राशि में 2 चरण बाकी हैं और 1 नक्षत्र बाकी है। तो हस्ता के बाद जो नक्षत्र आता है वो होता है चित्रा नक्षत्र और हमें 2 चरण लेने हैं, तब होंगे 9 चरण।
तो चित्रा के 2 चरण हमने कन्या राशि में ले लिए। इस तरह से कन्या राशि में भी 3 नक्षत्र हो गए और 9 चरण हो गए। दोस्तों कन्या राशि के बाद अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो कन्या राशि में हमने चित्रा के 2 चरण ले लिए थे। तुला राशि में सबसे पहले चित्रा के 2 नक्षत्र लेंगे और चित्रा के बाद जो नक्षत्र आता है वो राहु का नक्षत्र होता है। चित्रा मंगल का नक्षत्र है, मंगल के बाद राहु का जो नक्षत्र आता है वो होता है स्वाति नक्षत्र। तो चित्रा के 2 नक्षत्र हमने तुला राशि में लिए और यहाँ पर स्वाति के चारों चरण, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण हमें तुला राशि में लेने हैं। अब हो गए टोटल 6 नक्षत्र। तुला राशि में 3 चरण और 1 नक्षत्र बाकी है। तो हमें स्वाति नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र आता है वो होता है विशाखा नक्षत्र। तो विशाखा नक्षत्र हमें लेना है। विशाखा नक्षत्र के 3 चरण हम तुला राशि में ले लेंगे। तो इस तरह से 3 नक्षत्र और 9 चरण तुला राशि के कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। तो विशाखा के 3 चरण हम ले चुके थे तुला राशि में। तो विशाखा का 1 चरण हमें तुला राशि में लेना है। विशाखा के बाद जो नक्षत्र आता है वो होता है अनुराधा नक्षत्र। तो अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण लेने से वृश्चिक राशि में भी 3 नक्षत्र और 9 चरण कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि में चूंकि ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र आता है तो हमें धनु राशि में मूल नक्षत्र के चारों चरण लेने हैं। मूल नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र आता है वो होता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण लेने हैं। अब हो गए 8 चरण और 2 नक्षत्र। 1 नक्षत्र बच रहा है और उसका 1 चरण लेना है। तो वो होगा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण हम धनु राशि में लेंगे। तो इस तरह से धनु राशि में भी 3 नक्षत्र और 9 चरण पूरे हो गए। दोस्तों अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो दोस्तों चूंकि धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण हम वहां पर यूज कर चुके हैं, ले चुके हैं, तो मकर राशि में हमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण लेने हैं। और इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र आता है वो आता है श्रवण नक्षत्र। तो हमें श्रवण नक्षत्र के 4 चरण यहाँ पर लेने हैं। तो अब हो गए 7 चरण और 2 नक्षत्र। अब हमें 1 नक्षत्र और 2 चरण और लेने हैं। तो श्रवण नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र आता है वो होता है धनिष्ठा नक्षत्र। तो हमें धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर राशि में लेने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में हमें सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण लेने हैं। क्योंकि हमने मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण ले चुके हैं तो अब जो 2 चरण बाकी हैं वो हमें कुंभ राशि में लेने हैं। तो कुंभ राशि में सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के बाद जो नक्षत्र आता है वो होता है शतभिषा नक्षत्र। तो शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण कुंभ राशि में हमें लेने हैं। दोस्तों अब यहाँ पर 2 नक्षत्र हो गए हैं और 6 चरण हो गए हैं। अब 1 नक्षत्र और 3 चरण उसके हमें लेने हैं। तो शतभिषा के बाद आता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण यहाँ पर हमें लेने हैं। तो कुंभ राशि में 3 नक्षत्र और 9 चरण पूरे हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बचती है आखिरी राशि जो है मीन राशि। तो पूर्वा भाद्रपद के हमने 3 नक्षत्र ले लिए थे कुंभ राशि में। तो पूर्वा भाद्रपद का 1 जो बचा हुआ नक्षत्र है वो हमें मीन राशि में लेना है। और पूर्वा भाद्रपद के बाद जो नक्षत्र आता है वो होता है उत्तरा भाद्रपद। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण लेने हैं। और सबसे लास्ट का जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र उसके भी 4 चरण लेने हैं। तो इस तरह से मीन राशि में भी 3 नक्षत्र और 9 चरण पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुंडली के 12 घरों में, 12 खानों में या 12 भाव में या 12 हाउस में हमने पूरे 27 नक्षत्रों को बैठाल दिया है। अब आप अपनी कुंडली में देखिए, ये जो नक्षत्र हैं राशि में हमेशा फिक्स रहेंगे। आपकी कुंडली की मेष राशि आपके किसी भी भाव में जा सकती है। 2 नंबर में जा सकती है, 1 नंबर में जा सकती है, 3 नंबर में जा सकती है, 5 नंबर में जा सकती है, 7 नंबर में, कहीं पर भी मेष राशि जाए, लेकिन मेष राशि में ये जो नक्षत्र हैं ये फिक्स रहेंगे। अब उदाहरण के तौर पर यदि आपकी कुंडली सिंह लगन की है
तो आपके लगन में ही यानी फर्स्ट हाउस में ही मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएंगे। इसी तरह से यदि आपकी जो कुंडली है सिंह लगन की है तो उसके दूसरे भाव में कन्या राशि आ गई, तो कन्या राशि में आपके उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा नक्षत्र आ गए, यानी आपके सेकेंड हाउस में आ गए। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि आपके किस हाउस में कौन कौन से नक्षत्र आए हुए हैं। अब आपको आपके जीवन में जो कुछ भी चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए आपको उस भाव को एक्टिवेट करना होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका पहला भाव लगन भाव है, यानी आपका शरीर है, दूसरा भाव है आपके पैसों का है, परिवार का है, वाणी का है, तीसरा आपके छोटे भाई बहनों का है, चौथा माता का है, भवन का है, वाहन सुख का है, पांचवा जो है संतान का है, इंटरटेनमेंट का है, न्यू एजुकेशन का है, छठवा रोग ऋण शत्रु का है, सातवां मैरिज बॉक्स है यानी दाम्पत्य जीवन का है, व्यापार का भाव है, आठवां आकस्मिक धन लाभ का है, आकस्मिक दुर्घटना का है, नौवां भाव आपके पिता का है, आपके भाग्य का भाव है, लॉन्ग जर्नी का है, 10वां भाव आपके कर्म का, प्रोफेशन का है, 11वां आपके सोसाइटी का है, आपकी कम्युनिटी का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, डिजायर फुलफिल का है, 12वां भाव आपके लॉसेस का है, विदेश यात्रा का है, जेल यात्रा का है, अनावश्यक खर्चों का है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आपके किस भाव में कौन कौन से नक्षत्र हैं। अब आपको जो काम अपने जीवन में करने हैं, अभी वर्तमान में जो आपके जीवन का लक्ष्य है, उस हिसाब से आप उस हाउस को नक्षत्रों के माध्यम से एक्टिवेट कर सकते हैं। नक्षत्रों को किस तरह से एक्टिवेट करेंगे ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा ग्रह आपके इन्हीं नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में बैठा है। अभी आपने जाना कि किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, अभी आप ये जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि ग्रह अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है। तो इसका भी एक बहुत आसान तरीका है, आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है, उसको याद करना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसके लिए आपको हर नक्षत्र के स्वामी ग्रह का पता होना जरूरी है। इसका भी मैंने पिछले वीडियोज में जिक्र किया है, तो आप यदि आप उन वीडियोज को बार बार देखते हैं तो नक्षत्र ज्योतिष में आप बहुत परफेक्ट हो सकते हैं, नक्षत्र ज्योतिष के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए उस टेबल की बात करते हैं। दोस्तों 1, 5, 9 ये 3 राशियां, 1 नंबर की राशि यानी मेष, 5वें नंबर की राशि यानी सिंह और 9वें नंबर की राशि यानी धनु। 1, 5 और 9 राशियों में 0 से लेके 13.20 डिग्री तक यदि कोई ग्रह आपकी इन राशियों में बैठा है, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, 1, 5 और 9 नंबर की राशि में 0 से 13.20 डिग्री तक यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि सबसे पहला नक्षत्र केतु का नक्षत्र आता है। इसके बाद यदि 13.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो केतु के बाद शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी भरणी नक्षत्र हो सकता है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो सकता है, पूर्वा साढ़ा नक्षत्र हो सकता है। केतु के नक्षत्र की बात करें तो अश्वनी, मघा या मूल नक्षत्र में हो सकता है। यानी 1, 5 और 9 मेष, सिंह और धनु राशि में यदि कोई ग्रह 0 से 13.20 डिग्री के बीच का है तो वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये ध्यान रखिए। अब इसको एकदम पिन पॉइंट पहुंचने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि 1 नंबर में केतु का नक्षत्र अश्वनी है, 5वें नंबर की राशि में केतु का नक्षत्र मघा है और 9 नंबर की राशि में केतु का नक्षत्र मूल है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रह यदि 0 से 13-20 डिग्री में है, 1, 5, 9 इनमें से किसी राशि में है तो वो यदि एक राशि में है तो अश्वनी नक्षत्र में है, 5वीं राशि में है यानी सिंह राशि में तो वो मघा नक्षत्र में है,
यदि वो धनु राशि में बैठा हुआ है तो वो मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसी तरह से यदि कोई ग्रह 13 पॉइंट इन्हीं राशि में 1, 5 और 9 राशि में यदि कोई ग्रह 13.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक का बैठा हुआ है तो वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है। मेथड में आपको बता चुका हूं, अब मैं केवल आपको ये पैमाना बता रहा हूं नापने का, तो जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि में ही कोई ग्रह 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक का है तो वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर की राशि, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यदि इन राशियों में कोई ग्रह 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक बैठा हुआ है तो वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। यदि कोई ग्रह इन्हीं राशियों में 10 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री का बैठा हुआ है तो वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इन्हीं राशियों में यदि कोई ग्रह 23.20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब तीसरे चरण की बात करते हैं तो 3, 7 और 11 राशि यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन राशियों में यदि कोई ग्रह 0 डिग्री से लेकर 6.40 यानी 6.40 डिग्री तक बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है। 6.40 से लेकर 20 डिग्री तक इन्हीं राशियों में 3, 7 और 11 राशि में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यदि कोई ग्रह इन्हीं राशियों में 3 नंबर की, 7 नंबर की और 11 राशि में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरी स्टेप की। तो आखिरी स्टेप क्या है? 4, 8 और 12 नंबर की राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन राशियों में यदि कोई ग्रह 0 से लेकर 3.20 डिग्री यानी 3.20 डिग्री का बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इन्हीं राशियों में 3.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो समझ लीजिए शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और 16.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सबसे पहले मैंने उदाहरण दे दिया है, उसी कैलकुलेशन को हर एक स्टेप में आपको लगाना है। एक उदाहरण मैं और दे देता हूं कि मान लीजिए आपका कोई ग्रह 4, 8 या 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, यानी कर्क राशि में है या वृश्चिक राशि में है या मीन राशि में है, तो वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है ये आप कैसे जानेंगे? तो मैंने फॉर्मूला ये बताया आपको कि कोई भी ग्रह 4, 8 या 12 राशि में 0 डिग्री से लेकर 3.20 डिग्री यानी 3.20 डिग्री का है तो समझ लीजिए कि वो गुरु के नक्षत्र में है। अब गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं, आपको वो पता होने चाहिए किस किस राशि में है। इसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो में जानकारी दे दी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। इस तरह से आप हर एक ग्रह को वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है इन दोनों चार्ट्स को मिलाकर आसानी से देख सकते हैं। पहला चार्ट कि किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं और दूसरा चार्ट किन किन राशियों में कितनी कितनी डिग्री में किस किस ग्रह के नक्षत्र आते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया जानकारी है। यदि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, इसको आप कुंडली में प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको मौखिक तौर पर याद हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कुंडली देखते ही कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं
नक्षत्रों के एक्टिवेशन की। अब देखिए, यदि आपको आपके जीवन में धन चाहिए तो आपकी कुंडली में सेकेंड हाउस में जो नक्षत्र आए हुए हैं उनमें से आप किसी भी नक्षत्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, जिस नक्षत्र को आप एक्टिवेट कर रहे हैं उसका स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में फेवरेबल होना चाहिए, मारक भावों में नहीं होना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। ये कैसे करेंगे इस पर भी हम आगे वीडियो बनाते जाएंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि मान लीजिए आपको धन के अलावा आप अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको 10वें नंबर के हाउस में आ जाना है। दोस्तों, यहां पर मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भाव की। तो चूंकि दूसरा भाव होता है धन का, तो यदि धन के भाव को, दूसरे भाव को एक्टिवेट करना है तो उस भाव में बैठे हुए नक्षत्रों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसी तरह से यदि हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन का जो घर होता है, भाव होता है, हाउस होता है, वो होता है 10th हाउस। तो 10th हाउस को यदि आपको एक्टिवेट करना है तो 10th हाउस में बैठे नक्षत्रों को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उससे संबंधित हाउस को अपने जीवन में एक्टिवेट कर देंगे नक्षत्रों के माध्यम से, तो वो चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लगेंगी, आने लगेंगी। अब बात करते हैं कि नक्षत्रों को एक्टिवेट कैसे करना है। तो दोस्तों, आप मान लेते हैं कि आपके सेकेंड हाउस में 5वें नंबर की राशि आई हुई है, यानी आप कर्क लग्न के हैं, आपका जो लग्न है वो कर्क है और आपके सेकेंड हाउस में 5वें नंबर की राशि यानी सिंह राशि आई हुई है। अब सिंह राशि वहां पर आई हुई है तो सिंह राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो हमें यह देखना है कि कुंडली में शुक्र कैसा है। यदि शुक्र बढ़िया है तो हमें पूर्वा फाल्गुनी जो शुक्र का नक्षत्र है उसको एक्टिवेट कर लेना है। तो कैसे करेंगे, तो पूरे महीने में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिस दिन भी आता है, ये भी आप पंचांग से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कौन से दिन कौन सा नक्षत्र है। गूगल में आप टुडे नक्षत्र डालेंगे तो आपको सामने आ जाएगा कि कौन सा नक्षत्र है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जिस दिन होता है वही नक्षत्र उस दिन पूरे दिन चलता है। तो हालांकि इसके टाइम में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, कभी आधी रात में नक्षत्र शुरू होता है, कभी आधी रात में खत्म होता है, कभी दिन के किसी भी समय में दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाता है, एक खत्म हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत एक्यूरेसी से टाइम देखना है। तो जिस दिन भी आपको जिस नक्षत्र को एक्टिवेट करना है, आप देख लीजिए कि वो नक्षत्र का दिन कौन सा आ रहा है, डेट कौन सी आ रही है। उस डेट में जब वो नक्षत्र चल रहा है उस आपको क्या करना है, आपको 2 काम करने हैं एक्टिवेट करने के लिए। शांत करने के लिए क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एक्टिवेशन का समझ लीजिए। तो मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है, हर एक नक्षत्र का एक एलिमेंट है, हर एक नक्षत्र का एक मित्र पशु है, मित्र वृक्ष है, हर एक नक्षत्र का फेवरेबल देवता है और हर एक नक्षत्र का एक मंत्र है। तो आपको उस नक्षत्र के दिन उसी नक्षत्र के मंत्र का जाप करना है। जाप, मंत्र का जाप, नक्षत्र के मंत्र का जाप करना है। उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आप आश्लेषा नक्षत्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं। आश्लेषा नक्षत्र आपके सेकंड हाउस में है या आपके प्रोफेशन हाउस में है या आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं आपके 4th हाउस में है या आपके भाग्य भाव यानी 9th हाउस में है और आप आश्लेषा नक्षत्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको महीने भर का कैलेंडर देखना है कि आश्लेषा नक्षत्र किस दिन आ रहा है। जिस तारीख को आश्लेषा नक्षत्र आ रहा है उसी दिन, यानी जब आश्लेषा नक्षत्र रनिंग है, जब वो चल रहा है, उसी दिन आश्लेषा नक्षत्र के मंत्र का जाप आपको करना है। अब मंत्र का जाप कितना करना है, कम से कम 1 माला तो करनी ही है, लेकिन 1 माला बहुत कम होती है। कम से कम 5 माला, 7 माला, 11 माला, विषम संख्या में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप उस नक्षत्र का कर सकें वो उतना ही ज्यादा एक्टिवेट होगा। तो आपको मान लीजिए आश्लेषा नक्षत्र को एक्टिवेट करना है तो आश्लेषा नक्षत्र के मंत्र का जाप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 11 माला, 13 माला, इस तरह से जितना ज्यादा आप कर सकें, जितना आपका अभ्यास हो, आप उस नक्षत्र का मंत्र जाप करिए।
दूसरा तरीका है कि मान लीजिए आपको आश्लेषा नक्षत्र को ही एक्टिवेट करना है, तो मंत्र जाप तो करना ही है। उस नक्षत्र की जो आकृति है, हर नक्षत्र की आकृति क्या होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में, मेरे जो नवतारा सीरीज के वीडियो हैं उनमें बताया हुआ है, आप उनमें जाके देख सकते हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र की जो आकृति है वो है पहिया, यानी व्हील, एक चक्र जैसा। तो आपको क्या करना है, प्लेन पेपर पर आपको व्हील ड्रॉ करना है, चक्र ड्रॉ करना है। कितने करने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने आप कर सको। छोटे 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 चक्र बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। अब मान लीजिए किसी नक्षत्र की आकृति बनाना बहुत कठिन है, तो आप उस नक्षत्र के देवता का मंत्र लेखन भी कर सकते हैं। जाप तो करना ही है, मंत्र भी लेखन करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस काम में हमारी जितनी ज्यादा इंद्रियां उपयोग में आती हैं, वो काम हमारे अवचेतन मन तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। वो संदेश हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और बहुत शीघ्रता से पहुंच जाता है, और हमारा अवचेतन मन उस हिसाब से हमारे जीवन में, हमारे बाहरी वातावरण में उन चीजों को क्रिएट करने लगता है, वो सारी चीजें हमारे जीवन में आकर्षित करने लगता है। इसलिए मंत्र लेखन करना भी जरूरी है। जब आप मंत्र जाप करें, मान लीजिए आप आश्लेषा नक्षत्र के मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उनके जो देवता हैं, नाग देवता, उनका ध्यान करते हुए यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी नक्षत्र को एक्टिवेट कर सकते हैं उस नक्षत्र के मुख्य दिन में, यानी जब वो नक्षत्र अंतरिक्ष में चल रहा है, ब्रह्मांड में चल रहा है। तो दोस्तों, ये था नक्षत्र को एक्टिवेट करने का तरीका। अब किसी नक्षत्र को शांत करना है तो भी तरीका यही अपनाना है, लेकिन उसमें लेखन नहीं करना है। यदि आप लेखन करते भी हैं तो उस लेखन को आपको, लिखे हुए कागज को जल प्रवाह कर देना है या अग्नि में जला देना है। और नक्षत्र को शांत करने के लिए आपको उस नक्षत्र के देवता की फोटो सामने रखनी है और विधिवत पूजा पाठ करनी है, जिस तरह से आप घर पर करते हैं। जल चढ़ाना, टीका चंदन लगाना, पुष्प चढ़ाना, भोग अर्पित करना, आरती करना, और मंत्रों का जाप नक्षत्रों को शांत करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और प्लस की जाती है, जोड़ी जाती है, कि जाप करने के बाद आपको उसी मंत्र का हवन भी करना है। हवन कितना करना है, 10वां हिस्सा। मान लीजिए कि आपने 11 माला का जाप किया, तो कम से कम आपको 1.25 माला या 2 माला मान लीजिए, 2 माला का आपको हवन भी करना है। तो इस तरह से जब आप मंत्रों का जाप और मंत्र लेखन करते हैं या आकृति को ड्रॉ करते हैं और उसको अपने पास रखते हैं, तो नक्षत्र एक्टिवेट होता है। यदि आपको नक्षत्र को शांत करना है तो नक्षत्र की विधिवत पूजा पाठ करके, उसके मंत्रों का जाप करके, उसी के मंत्रों का हवन भी करना है, तो नक्षत्र शांत हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत अनूठी जानकारी है, ज्यादा से ज्यादा सनातनी व्यक्तियों के पास पहुंचनी चाहिए।